नमस्कार छात्रों, कल हमने भारतीय संविधान की संघात्मक प्रवृत्ति के बारे में जाना था। आज छात्रों हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उसके एकात्मक प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। दरअसल हमारे संविधान निर्माता केवल संघात्मक सरकार की स्थापना कर ही संतुष्ट नहीं थे, वे इसे शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे। भूतकाल में केंद्रीय सरकार के कमजोर होने के कारण भारत की राष्ट्रीय एकता खतरे में रही थी। देश का विभाजन भी भारत की एकता को धक्का दिया था। अतः देश की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में अनेकों व्यवस्थाएं की गई। छात्रों, कौन कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी है जिसके आधार पर हम भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को भी परखने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले शक्तियों का पृथक्करण भारतीय संविधान में तो पाया ही जाता है। शक्तियों का जो वितरण है वह केंद्र और राज्यों के बीच संघीय शासन का मूल आधार होता है। हमारे संविधान में शक्तियों का वितरण इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की शक्तियों के तुलना में ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों को विधि निर्माण का समान अधिकार प्राप्त है। यदि दोनों सरकारें किसी विषय पर कानून बनाए और राज्य द्वारा बनाए गए कानून केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से मेल नहीं खाता है, कहने का तात्पर्य किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसी तरह उसी विषय पर राज्य सरकार भी अलग से कानून बनाती है, और जब दोनों कानूनों की हम परस्पर तुलना करते हैं तो दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि केंद्र जो कानून बनाती है उसको जो केंद्र सरकार पारित करती है वह मान्य समझा जाता है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अमान्य कर दिया जाता है। राजसूची का जो विषय होता है उस पर भी केंद्र को कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे विषयों पर केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है
लेकिन जब दोनों की तुलना करते हैं तो राज्य की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। अब इसके दूसरी विशेषता एकात्मक सरकार की जो हमें देखने को मिलता है वह है संकटकालीन अधिकार। राज्य को तो स्वायत्तता मिली हुई है बहुत चीजों में, परंतु संकटकालीन स्थिति जब पैदा होती है तो वैसी स्थिति में केंद्र क्या करता है, राज्य की स्वायत्तता को समाप्त कर सकता है। बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक उपद्रव के समय संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए राज्य सूची में जो वर्णित विषय है उस पर कानून का निर्माण कर सकता है। कौन? संसद। राज्य में संवैधानिक संकटकाल की स्थिति में भी राज्य के मंत्रिमंडल तथा विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। जब देश पर संकटकालीन स्थिति पैदा होती है तो केंद्र को यह अधिकार होता है कि संकटकालीन परिस्थिति में राज्य के मंत्रिमंडल तथा विधानसभा को वह भंग कर देता है। और परिणाम तब क्या होता है कि राज्यपाल जो है सो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है और वह राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश प्राप्त होता है राज्यपाल को, उन आदेशों का राज्यपाल पालन करता है। इस प्रकार संकटकालीन उद्घोषणा के द्वारा भी राज्य की एकात्मक सरकार की हम व्याख्या करते हैं। तीसरी, एक हरी नागरिकता। हमारे देश के नागरिकों को जो नागरिकता इस देश की प्राप्त है वह एक हरी होता है। कहने का तात्पर्य, एक हरी से मतलब केवल भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि संपूर्ण देश की नागरिकता अलग हो और जिस राज्य में कोई व्यक्ति निवास करता है उसकी नागरिकता अलग हो। ऐसी व्यवस्था हमारे भारत में देखने को नहीं मिलती है। बस इस देश के लोगों को एक ही नागरिकता, भारत की नागरिकता मिलती है। इसकी चौथी बातें हैं, मौलिक बातों में हमें एक रूपता देखने को मिलती है। देश के कानून, शासन, न्याय पद्धति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। संपूर्ण देश के लिए
एक ही अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, एक ही पूरे देश में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या व्यवस्था की गई है, जिसके शीर्ष पर क्या होता है, कौन होता है? उस सबों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। हमारे देश में फौजदारी और दीवानी दोनों ही कानूनों की एक समान व्यवस्था की गई है। छात्रों, अब अगला 5वां है, संसद द्वारा राज्यों के नाम में परिवर्तन या पुनर्गठन। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदलकर एक नया नाम दे सकता है या उसका पुनर्गठन कर सकता है। चाहे वह कम करे या अधिक करे, उसको पूरा अधिकार होता है कि वह राज्य के नामों में परिवर्तन करे या उसके प्रदेश में कमी या वृद्धि करे। वह ऐसा किस प्रकार करता है? तो इस तरह की बातों के लिए केंद्र जो है राज्य से परामर्श लेता है, लेकिन इसमें एक बात और है, राज्य से परामर्श लेने के बाद यह केंद्र पर निर्भर करता है कि वह राज्य के आदेश का पालन करे या न करे। छात्रों, एकात्मक स्वरूप के अंतर्गत इसकी छठी बातें हमें देखने को मिलती है, वह है राज्य के का जो विधेयक होता है उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, तो उस विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होता है। कुछ विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास उनके विचार तथा स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में हमें क्षेत्रीय परिषद तथा प्रादेशिक समितियां की व्यवस्था भी मिलती है। भावात्मक एकता स्थापित करने, पृथकतावादी प्रवृत्तियों को रोकने तथा राज्यों के बीच विचार विमर्श और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सारे देश को 5 क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में
एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश और पंजाब के विधान मंडलों में प्रादेशिक समितियों की भी व्यवस्था की गई है। इसका 7वां गुण देखने को मिलता है निर्वाचन आयोग। संविधान में संपूर्ण देश के लिए एक ही निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। छात्रों, इसकी अगली कड़ी में राज्यों का केंद्र पर वित्त संबंधी निर्भरता भी हमें देखने को मिलता है। धन के संबंध में राज्यों को केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए निर्भर पर रहना पड़ता है कि संविधान द्वारा जो राजस्व राज्य को दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं रहता है, जिससे राज्य का पूर्ण रूपेण विकास हो सके। इसके अलावा कई ऐसी स्थितियां आती है जब राज्यों के हिस्सा को पुनर्निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके हिस्से से पुनर्निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। छात्रों, अब इसके एकात्मक स्वरूप के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित पिछड़े वर्गों के कल्याण के भी विषय आता है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबद्ध विषयों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? राष्ट्रपति के अंतर्गत। यह राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार का विषय होता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की देखरेख के लिए क्या करता है? एक आयोग नियुक्त कर सकता है। और उसके आयोग किसके माने ये जो आयोग नियुक्त करता है राष्ट्रपति, उस आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों को, जो सुझाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, उन सुझावों को राज्यों को निर्देश दिया जाता है। तो ये थे एकात्मक प्रवृत्ति भारतीय संविधान के। अभी तक हमने जितने भी तथ्यों के बारे में चर्चा की है, वे सभी आज के संदर्भ में जो बातें कही है वो सभी एकात्मक प्रवृत्ति के हैं। आज के एकात्मक और कल के द्वारा चर्चा की गई संघात्मक तथ्यों पर प्रकाश डालने से हमें यह स्पष्ट देखने को मिलता है
कि निश्चित रूप से भारतीय संविधान में एकीकरण तथा केंद्रीयकरण की प्रक्रिया पर काफी बल दिया गया है। विश्व के अन्य संघों के केंद्र को उतना शक्तिशाली नहीं बनाने का प्रयत्न किया गया है जितना शक्तिशाली भारत को बनाने का प्रयत्न किया गया है। साधारण काल में भारतीय संविधान में एक संघ के रूप में काम किया है। साधारण काल में क्या किया है? भारतीय संघ ने एक संघ के रूप में काम किया है। लेकिन हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं छात्रों कि संकट काल में इसका स्वरूप, भारतीय संसद का स्वरूप एकात्मक हो जाता है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसका स्वरूप एकात्मक हो जाता है। अतः यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत का स्वरूप संघात्मक एवं इसकी आत्मा एकात्मक। धन्यवाद छात्रों, आज की चर्चा बस यहीं समाप्त हो।